इसके बाद आफ्टर दिस, इसके बाद पॉलिटी की नई बैच और एनवायरमेंट इकोलॉजी की नई बैच ये स्टार्ट होगी, है ना। राइट, आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन और राइट, तो हम उसको अलग तरीके से देखेंगे और थोड़ा डेप्थ एनालिसिस करेंगे, ठीक है। ऑल राइट, और बाकी तो पढ़ते रहो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, नॉलेज और बढ़िया होती रहेगी, साउंड होती रहेगी, है ना। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। पढ़ते रहो बस, मतलब हेलो संतोष, जितना पढ़ते रहोगे उतनी नॉलेज फिल्टर होती रहेगी और उतना ही बढ़िया एहसास होगा, है ना। जैसे लोग कहते हैं कि ये सिलेबस ऐसा है आपका सिविल सर्विस का कि जितनी बार पढ़ोगे उतना ही बढ़िया कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, है ना। अलग अलग डायमेंशंस पता लगेंगे और कोई ऐसा तेजी तो है नहीं, एग्जाम भी दे लोगे तो मतलब जिनको मेंस देना होगा उनको भी सीखने को मिलेगा ही, और जिनको प्री देना होगा, हेलो सचिन, उनको भी सीखने को मिलेगा ही, है ना। तो भारत में जो प्राकृतिक वनस्पतियों का जाल है, प्राकृतिक वनस्पतियां, सबसे बढ़िया तो क्या होता है ना कि कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें टॉपिक्स नए वाले से स्टार्ट कर देना चाहिए, है ना। जैसे मान लो कि अब आज मैं पॉलिटी में थोड़े से चैप्टर के बाद मैं ये स्टार्ट कर दूंगा द प्रेसिडेंट, तो भारत का अब ये राष्ट्रपति एकदम नया टॉपिक होगा, खास करके बहुत ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है पिछले टॉपिक से, और जो होगा रेफरेंस में पढ़ेंगे ही, तो ज्यादा बेटर होता है कि हम टॉपिक को नया देखें और उसमें एंट्री ले लें, है ना। कि फिर मान लो क्या एकदम कब स्टार्ट होगा, 20 दिन बाद स्टार्ट होगा, तब तक 20 दिन हम तब तक वही कर ले, है ना। तो ये वाइज रणनीति होती है, टॉपिक बस नया देखना चाहिए, नया टॉपिक रहेगा ना तो कनेक्ट करने में आसानी रहती है, बाकी ये तो मतलब चैप्टर्स का कोई फर्क नहीं है। अब जैसे मैं कहूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या रेगुलेटिंग एक्ट से पार्लियामेंट का कोई फर्क ही नहीं है, वो दूसरी चीज है, ये दूसरी चीज है, इसकी फंक्शनिंग के बारे में जानना है, ये कैसे काम करती है ना। नहीं ऐसा मत करो, देखो अगर मान लो कि खुशबू आप सीधे टॉपिक में एंट्री ले लो, है ना। जैसे मान लो हो सकता है कि उसके लिए समय मिले ना मिले, है ना, तो रिकॉर्डेड वाला पता नहीं अभी समय मिल पाए या ना मिले, तो सबसे बढ़िया है कि जो लाइव में चल रहा है उसको आप मैनेज कर लो, है ना, और फिर उसको समय के साथ देखते रहना, और मान लो नहीं भी हो पाता है, हेलो रवि जी, तो फिर आप इसको लाइव ही कंटिन्यू रखो टॉपिक को, तो वो फिर घूम के जो पुराना वाला टॉपिक है ना वो आ ही जाएगा इसमें, जो ओल्ड टॉपिक्स हैं वो तो घूम के आ ही जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, है ना, कि मान लो कि हमने एक चैप्टर किया प्रियम्बल, प्रस्तावना फॉर एग्जाम्पल, और फिर हम पहुंच गए पार्लियामेंट पे, राज्यसभा और लोकसभा का अंतर समझ रहे हैं, तो फिर यहाँ पे प्रियम्बल का कोई खास लेना देना नहीं है, ये एक चैप्टर अलग था और ये एक चैप्टर अलग है। अब यहाँ तो इसकी कार्यप्रणाली समझनी है ना, क्यों, तो सीधे हम यहीं पे आ गए, जब प्रियम्बल चलेगा तो देख लेंगे, ये भी तरीका सही है ना। ऑल राइट, तो इसका कोई खास लेना देना नहीं है, वो एक अलग रेफरेंस था और ये एक अलग रेफरेंस है कि हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। हाँ, लेकिन इसको टॉपिक नया होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना है। ऑल राइट, ऑलवेज इंश्योर टॉपिक विल बी न्यू, ये टॉपिक नया होना चाहिए क्योंकि बीच में आने से समझ में कम आता है। हेलो अंजलि, ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़े। तो मैंने कहा कि प्राकृतिक वनस्पतियों की जहां तक बात है तो उसको हम देखने की कोशिश कर रहे थे, और कुछ हमने आंकड़े देखे थे। जब सरकार घोषित करती है ना तो ये डिफरेंस क्यों आता है कि मैंने बताया था कि जो नेचुरल वेजिटेशन होता है इसको हम वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं, नेचुरल वेजिटेशन को, प्राकृतिक वनस्पति को हम कई बार वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं, वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं, वर्जिन वनस्पति। अब इसको ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि अनडिस्टर्ब्ड, एक होता है ना कि अनडिस्टर्ब्ड
for a longer period by human activities, undisturbed from a longer period by human activities. ये इसीलिए इसको कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन या प्राकृतिक वनस्पति को, कि एक लंबे समय से मानव गतिविधियों से ये वंचित है, इसलिए हमने इसको कह दिया कि वर्जिन वेजिटेशन है ना, राइट। तो ये ऐसी वनस्पति एक लंबे समय से मानव गतिविधियों से वंचित है। क्या है? मानव गतिविधियों से वंचित है। इसको आप याद रखेंगे, मानव गतिविधियों से वंचित है। तो जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको हम ऐसे कहते हैं, नेचुरल वेजिटेशन को हम कैसे लिखते हैं कि वर्जिन वेजिटेशन भी है, मतलब यहां तक इंसान की एक्टिविटीज अभी पहुंच नहीं पाई है ना, मतलब ये जो इसका विकास हो रहा है इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है ना, इसी को हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। अब जब हम एक टर्म यूज करते हैं कि एक होता है जैसे एक होता है फॉरेस्ट रीजियन, मतलब वन क्षेत्र, एक होता है वन क्षेत्र, और एक टर्म यूज करते हैं हम और उसको लिखते हैं कि एक वन आवरण, फॉरेस्ट कवर, वन आवरण। दो तरीके के टर्म यूज किए जाते हैं, एक है फॉरेस्ट कवर और एक है फॉरेस्ट रीजियन। फॉरेस्ट कवर और फॉरेस्ट रीजियन। ये जो फॉरेस्ट रीजियन होगा ये हमेशा क्या होता है, ये अधिक होगा फॉरेस्ट कवर से। ऐसा क्यों? मैं अगर एक मैथमेटिकल फॉर्मूले में लिखूं इसे, तो हम ऐसा लिख सकते हैं नोट करके कि फॉरेस्ट रीजियन इज ऑलवेज ग्रेटर देन फॉरेस्ट कवर। ऐसा क्यों? ये वाली सिचुएशन दिखाई देती है। अगर एक नोट करके लिखें पॉइंट को, तो फॉरेस्ट रीजियन इज ऑलवेज ग्रेटर देन फॉरेस्ट कवर, मतलब ये जो वन आवरण है ये हमेशा कम होगा फॉरेस्ट रीजियन से। ऐसा क्या लग रहा है? ऐसी कौन सी डिफरेंस है? ये जो फॉरेस्ट कवर है ये नेचुरल कवर है ना, ये नेचुरल वेजिटेशन है, समझ गए? ये नेचुरल वेजिटेशन है ना, राइट। फॉरेस्ट कवर तो सारी जगह होगा नहीं, है ना। ग्रेटर देन और लेस देन में कंफ्यूजन होता है। जिस साइड में ये मुंह खुला रहेगा ना, ये जिस साइड में मुंह खुला रहेगा ये वाला बड़ा है, ठीक है जानवी? ये अपने आप इसी से यही इंडिकेशन है। और जहां पे ये आके एक तरीके से दोनों एरोज छोटी हो जाती हैं तो ये छोटा है। ये तो देखने से नहीं पता लग रहा है। इसके माउथ को देखो, ये जो माउथ देख रहे हो ना, तो जो माउथ जिधर बड़े की ओर होगा वो बड़ा है और जिधर छोटा होगा वो छोटा है। आसान है याद करना, isn't it? राइट। हाँ ठीक है। ठीक है, समझ गए होगे अब। तो मैंने कहा कि फॉरेस्ट कवर कैसा है ये और फॉरेस्ट रीजियन कैसा है, इसका असेसमेंट कौन करता है? असेसमेंट बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इसका असेसमेंट कौन करता है ना? मैथ का साइन बताना पड़ रहा है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉरेस्ट रीजियन कैसा है, ये बेसिकली इसका असेसमेंट कौन करता है? असेसमेंट बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट। याद रखना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता है इसका असेसमेंट, है ना, कि आर्थिक रूप से। और इसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल सब आ जाते हैं ना। हेलो हर्ष, ठीक है। ऑलराइट, तो असेसमेंट बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ये जो फॉरेस्ट कवर है, ये जो वन क्षेत्र है,
इसका आकलन कौन करता है? राजस्व विभाग। तो इसलिए राजस्व विभाग झाड़ियों से लेके और हर चीज को गिन लेता है, एवरीथिंग अंडर दी फॉरेस्ट रीजियन। समझ रहे हो? मतलब ये होगा कि इस वन क्षेत्र का आकलन राजस्व विभाग करता है। वन क्षेत्र का आकलन कौन करता है? राजस्व विभाग। राजस्व विभाग करता है, समझ गए? तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये लगभग लगभग हर क्षेत्रों को कवर कर लेता है ना। कहीं झाड़ी होगी, कुछ भी होगा, सब कवर कर लेगा। और फॉरेस्ट कवर के लिए क्या होगा? इसके लिए भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान जो है क्या करता है, नेशनल, अगर मैं देखूं, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे ऑर्गेनाइजेशन काम करता है ना, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे। तो असेसमेंट बाई इंडियन फॉरेस्ट सर्वे। तो इसमें फर्क आएगा क्या? ये केवल फॉरेस्ट को देखेंगे और ये राजस्व वाले हर चीज को देखेंगे। जैसे नहीं, इनकम टैक्स देते समय हर छोटी मोटी आय को भी देखा जाता है। क्यों? क्यों? हाँ, झाड़ियां भी गिन लेंगे शिवांगी। ये जो इसमें होता है ना, झाड़ी उड़ी सब गिन लेते हैं ना ये राजस्व विभाग वाले घरेलू और जो श्रब्स हैं और सारा कुछ गिन लेते हैं ना। राजस्व विभाग का आकलन दूसरा होता है, और ये जो फॉरेस्ट जो सर्वे है उसका आकलन कैसा होगा? सघन क्षेत्रों में होगा, है ना। ऑल राइट। हाँ ठीक है। तो मतलब ये होगा कि इट्स अ काइंड ऑफ फॉरेस्ट कवर। मतलब ऐसा हो गया कि असेसमेंट बाय इंडियन सॉइल सर्वे, और बेसिकली कितने क्षेत्र में फैला हुआ है और क्या इसका नेचर है, डेंस फॉरेस्ट है कि मीडियम फॉरेस्ट है। ऑलराइट रविजीत, इट विल बी असेस्ड बाय इंडियन फॉरेस्ट सर्वे, और इसका आकलन ये वाला विभाग करेगा। इसके द्वारा भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा इसका आकलन किया जाता है, भारतीय वन संरक्षण द्वारा। तो इसमें क्या देखते हैं कि वास्तव में फॉरेस्ट कवर देखते हैं वन सर्वेक्षण द्वारा। तो इसलिए आंकड़ों में थोड़ी सी आपको अंतर दिखाई देगी, है ना। आपको आंकड़ों में अंतर क्यों दिखाई देता है? अगर ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स देख रहे हो तो इसमें लगभग 24.5% है ना। नहीं समझ में आया, मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। वन और फॉरेस्ट में, वन और फॉरेस्ट ये वही है, तत्सम हिंदी का प्रयोग कर रहे हो आप, है ना। एक जो संस्कृत निष्ठ हिंदी होती है उसको वन कहते हैं, और फॉरेस्ट मतलब उसकी अंग्रेजी हो गई। बस इतना ही फर्क है, और ट्रांसलेशन का फर्क है, और कोई फर्क नहीं है ना। जो हमने फॉरेस्ट लिखा है, या ये जो इसी को मैं ऐसे लिखता जंगल, तो ये तद्भव हो जाता। नहीं, तत्सम तद्भव नहीं यूज करते हैं। तो जंगल मतलब कि जो रनिंग लैंग्वेज में हम यूज करते हैं, हिंदी में पढ़ते हो ना तत्सम तद्भव। राइट राइट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट एक तरीके का टैक्स डिपार्टमेंट जैसा ही काम करता है, और वो छोटी मोटी चीजों को भी एसेस कर लेता है, क्योंकि उसको वहां से रेवेन्यू कलेक्शन दिखाना पड़ता है। क्योंकि इस पूरे फॉरेस्ट कवर में, जैसे मान लो कि आपने कोई ऐसी चीज लगा रखी है जिसका आप कमर्शियल यूज कर रहे हो, तो उस पर टैक्स लगेगा ना, है ना। उस पर टैक्स लगेगा ना। नहीं समझे? तो ये बातें हैं, ठीक है। तत्सम तद्भव शब्द मतलब जो थोड़ा संस्कृत निष्ठ होगा उसको हम तत्सम कह देते हैं, और संस्कृत ओरिएंटेड होगा। और जो थोड़ा रनिंग टाइप का होगा, जिसको हम फॉर्मल एक इनफॉर्मल तरीके से यूज करते हैं, उसको हम ऐसे भी लिख देते हैं फॉरेस्ट, है ना, मतलब जंगल। अगर मान लो आप लिख रहे हो वैसा, फॉर एग्जाम्पल, हाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप हिंदी में, अपनी हिंदी आपका मीडियम है ना, और आप लिख रहे हो कि भारत में जो जंगल क्षेत्र हैं वह इतने हैं, और फिर जो प्राकृतिक जंगल हैं वो इतने हैं, तो आपको नंबर कटने की संभावना है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड वर्डिंग्स नहीं मानी जाती है। जो तद्भव शब्द होते हैं यह केवल बोलचाल में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, और लिखने के लिए तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये लिखावट में यूज होता है। पढ़ा है हिंदी के बारे में? हैव यू यूज्ड इट? है ना। अब लग रहा है मुझे हिंदी भी पढ़ानी पड़ेगी। क्यों?
वैसे पूछा जाता है एग्जाम में, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है ना। हिंदी भी अपना एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है, इवन यूपी में तो नंबर भी जुड़ते हैं हिंदी के, हाँ, मेंस में, और यहाँ पे क्वालिफाइंग है बीपीएससी में, है ना। चलो किसी दिन हिंदी भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये केवल लिखावट में यूज होती है ना। अच्छा, लास्ट टाइम 2013 में पढ़ा था, चलो कभी समय लगेगा तो वो भी मैं बताऊंगा, है ना, कि उसमें आता है ना ये सब कि मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करें। आता है ना कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, छाती पे सांप लोटना, ऐसे आता है अर्थ स्पष्ट करते हुए। और समास के बारे में, संधियों के बारे में, है ना, मेंस के लिए, राइट, मेंस के लिए पूछता है। या बीपीएससी में तो क्वालिफाइंग है, यूपीएससी में भी क्वालिफाइंग है, और यूपी में नंबर जुड़ते हैं, ठीक है, यूपीएससी में भी आता है। चलो, तो हम इसी की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा कोई फर्क नहीं है, ये केवल लिखावट में यूज होता है। तो हमेशा ये मत लिखना जंगल क्षेत्र, है ना, जो हिंदी मीडियम के हैं, आपको लिखना होगा वन आवरण, थोड़ा स्टैंडर्ड भाषा का प्रयोग करना होगा। चलो, तो इसीलिए ये फर्क आ जाता है, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट अलग तरीके का सर्वे करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि अगर आपने देखा होगा कि जैसे मान लो कि आपकी इनकम हो रही है, तो जब आपका इनकम टैक्स असेसमेंट होता है ना, और जब इसका इनकम टैक्स असेसमेंट होता है तो आपकी छोटी मोटी आय को भी कंसीडर करते हैं कि जी किराए से कितना प्राप्त कर रहे हैं, या अपनी फिक्स्ड इनकम कितनी है, फिर आपने कोई दुकान उकान खोल रखी है उससे कितनी इनकम पाई है ना, ऐसा देखा है। छोटी मोटी इनकम भी काउंट कर लेते हैं वो इनकम टैक्स वाले। क्यों? फिर आपके पास कितने अकाउंट हैं, अगर खाली भी अकाउंट है तो उसका डिटेल देना पड़ेगा, isn't it? If you have empty account, even you have to put all the documents and records in front of income tax department for the assessment. क्यों? फिर ट्रांजेक्शन वो चेक करते हैं, फिर ऐसा करके, है ना, सब कुछ सैलरी हो, बिजनेस हो, हाउस हो, प्रॉपर्टी हो, सब कुछ, वो सारा कुछ लेके और आपका असेसमेंट करते हैं ना। और एक होता है रफ, कि जैसे मान लो एक हम रफ तरीके से मान लो किसी का करना हो कि भाई ठीक है, इसका मेन आय क्या है, वो है सैलरी, है ना, राइट, ठीक है, ऑल राइट। तो समझ गए ना इसका मामला, तो इसलिए ये अंतर आता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमेशा छोटी मोटी चीजों को भी कवर करेगा, याद रखना। इसलिए रेवेन्यू वाले में कमाई तगड़ी होती है। जो लोग रेवेन्यू में पोस्टेड होते हैं ना, यहाँ पे भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा गढ़ है, सुना होगा आपने। दोज हु आर वर्किंग इन रेवेन्यू, दे आर अर्निंग 3 or 4 times इनकम देन देयर फिक्स सैलरी। तो यहाँ पे खूब कमाते हैं ना। चलो, अब ये कमाई की बात छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तीसरी बात, तो ये तो ये तो समझ गए ना, आपसे ये इंटरव्यू में पूछा गया सवाल है। अब सोच रहे हो कि मैं कितना टाइम क्यों पास कर रहा था इसके ऊपर, क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछा गया सवाल है कि आप वन क्षेत्र और वन आवरण से क्या समझते हैं। हमने कहा कि सर जो जंगल है वही मंगल है, और जो मंगल है वही जंगल है, बस इतना ही जानते थे, है ना। अगर मान लो यही चीज आपसे पूछी जाए तो सटीक 2 मिनट के अंदर में अगर आपको आंसर बताना हो तो बस एक ही बड़ा सा बिग नो कह दोगे, है ना। जैसे इंडियाज गॉट टैलेंट में नहीं कहते हैं बिग यस या बिग नो, तो आपको समझ ही में नहीं आएगा कि इसका उत्तर क्या है। तो इसलिए आपको थोड़ी बहुत असेसमेंट करके चलनी पड़ती है, गेसिंग करनी पड़ती है कि अच्छा ये वाले क्षेत्रों को हमें पढ़ते समय ध्यान देना है ना, ठीक है, पूछे गए सवाल के ऊपर। और मेंस के लिए भी ठीक है। जैसे मान लो आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो आप हमेशा क्या इस शब्द यूज करोगे। हम देखो कैसे कंफ्यूज करते हैं। जैसे हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो एक लाइन में लिखा है कि वी मस्ट इंप्रूव फॉरेस्ट रीजन, और फिर अगले पैराग्राफ में लिख रहे हैं कि वी हैव टू फोकस फॉरेस्ट कवर एज वी डिस्कस्ड इन अर्लियर पैराग्राफ। गड़बड़ हो गया क्या, बताओ। तेजी में जब आंसर राइटिंग कर रहे थे तो आपने पहले पैराग्राफ में लिखा कि वी मस्ट इंप्रूव फॉरेस्ट रीजन, तेजी में हो जाता है लिखते समय क्योंकि आपने उसका टेक्निकल डिफरेंस तो समझा नहीं, कि वी मस्ट इंप्रूव फॉरेस्ट रीजन, और फिर अगले पैराग्राफ में लिख रहे हो कि एज वी डिस्कस्ड इन अर्लियर पैराग्राफ वी
वी हैव टू वर्क विथ इम्प्रूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट कवर। हो गया हौच पौच। अब जो आपको तो लग रहा है कि आपने बड़ा अच्छा लिखा है क्योंकि आपने कमांडिंग पोजीशन में लिखा, आपने एक बिगेस्ट ब्लंडर कर दी है एग्जामिनर की नजर में। जैसे ही उसकी नजर पड़ेगी रीजियन और फॉरेस्ट कवर में तो वो तुरंत वहां पे 2 नंबर काट लेगा, हाँ या नहीं। और आपको बहुत लंबे समय तक नहीं पता लगेगा कि मेरा नंबर कटा कहाँ। आप फिर सोचोगे कि आयोग ने अन्याय किया है मेरे साथ, और छांटने की प्रक्रिया में वो आगे। मिस्टेक्स हैं एग्जामिनेशन के, समझे। एक होता है ना कि न चाहते हुए हमसे मिस्टेक हो जाता है, ह्यूमन एरर, तो इसको थोड़ा सा जान के चलना है, ठीक है। चलो, एक है हमारे पास नेशनल फॉरेस्ट कमीशन, राष्ट्रीय एक वन आयोग है, राष्ट्रीय वन आयोग है, राष्ट्रीय वन आयोग है, राष्ट्रीय वन आयोग है, नेशनल फॉरेस्ट कमीशन। तो जो नेशनल फॉरेस्ट कमीशन है, ऑब्वियसली ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट की अंडर में ही या उसी से संबंधित रूप से काम करता होगा। तो ये क्या करता है, रिपोर्ट जारी करता है ना। यह क्या करता है, पब्लिश्ड रिपोर्ट्स। इसका काम क्या है, पब्लिश्ड रिपोर्ट्स। यह अपने रिपोर्ट जारी करता है। कौन, राष्ट्रीय वन आयोग रिपोर्ट जारी करता है। यह रिपोर्ट जारी करता है। राष्ट्रीय वन आयोग एक रिपोर्ट जारी करता है जो भारत में ये सब के बारे में जानकारी देगा। किसके बारे में, कि हमारी टारगेट्स क्या हैं, कैसी हैं। तो इसने एक बड़ा विस्तृत एक आंकड़ा दिया था 2006 में। 2006 की रिपोर्ट को एक बड़ा संशोधन माना गया था। ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, जैसे 42वां संविधान संशोधन नहीं था पॉलिटिक्स में, पॉलिटी में, isn't it? As we know according to Indian polity कि वो जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो एक बड़ा दस्तावेज माना जाता है। तो ये भी एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव था, एक विस्तृत लक्ष्यों की चर्चा करता है ये, है ना, राइट। तो कॉम्प्रिहेंसिव है ये, एनालिटिकल है, और इसमें टारगेट्स को लेके, इंप्रूवमेंट को लेके बात की गई, बड़ा विस्तृत है, एक विस्तृत दस्तावेज है। क्या, 2006 की वन रिपोर्ट एक दस्तावेज है विस्तृत, और इसमें कुछ एक खाका तैयार किया गया है जिसे नहीं बोलते हैं ब्लूप्रिंट। एक ब्लूप्रिंट जैसा है। कैसा है ये, ब्लूप्रिंट जैसा है कि भारत में आखिर वनीय क्षेत्र का विकास कैसे किया जाएगा, है ना। एक होता है ना ब्लूप्रिंट बना लेते हैं हम किसी चीज का, जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस, तो आपके पास एक खाका होगा कि हमें, हेलो राज, एक हमारे पास एक खाका होगा कि हम आखिर अपनी तैयारियों को कैसे एक आधार दें और धार दें, है ना। एक शार्पनेस चाहिए, एक बेस चाहिए, isn't it? पहले बेस बनाओगे फिर शार्प करोगे अपने प्रिपरेशन को, नहीं। सो देयर इज अ नीड टू इम्प्रूव आर स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे भी एक ब्लूप्रिंट, कोई भी काम बिना ब्लूप्रिंट के नहीं होता है। जैसे अगर मान लो कि आपके पास कोई प्रॉपर लक्ष्य ना हो, उसके एग्जीक्यूशन का प्लान ना हो, अगर आपने रिसोर्स असेसमेंट नहीं की है, अगर अपनी कमियों और मजबूती का आकलन नहीं किया है सटीक तरीके से, तो क्या उसमें सफलता मिलने के चांसेस हैं, है ना। हाँ बिल्कुल है। चंद्रयान वाला जो भी है 2022 तक का, जैसे चंद्रयान की स्थिति दिख रही है, गगनयान की स्थिति दिख रही है ना। हम एडवांस जीएसएलवी के लेवल पे काम कर रहे हैं। जैसे हमने चंद्रयान 2 में जो जीएसएलवी मैक्स 3 का प्रयोग किया था, हम उसी के एडवांसमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। इस बार हमने जो रशिया के साथ हमने जो अलायंस किया था, वो बेसिकली कैसा था कि कहीं ना कहीं स्टेज में हमको देखना था, है ना। तो मतलब जैसे मान लो ऑर्बिटर के लिए, हमारा ऑर्बिटर तो सही काम कर रहा था, जो रोवर था विक्रम, सॉरी जो लैंडर था विक्रम, और जो रोवर था रोबोट प्रज्ञान, तो प्रज्ञान भी ठीक काम कर रहा था और ऑर्बिटर भी ठीक काम कर रहा था। लैंडर में गड़बड़ी हो गई, है ना। तो इसी लैंडर और रोवर की जो टेक्निक है, इसको थोड़ा और भी बेहतर बनाना है। ऑर्बिटर के लेवल पे हमने बढ़िया काम किया। ऑर्बिटर क्या करेगा,
ऊपर जाके चित्र भेजेगा और पूरा मूवमेंट के साथ घूमेगा, है ना। तो इसके लिए हमें बढ़िया काम करना होगा। गगनयान भी हमारी ऐसी ही स्कीम है जिसमें कि हम पहली बार अंतरिक्ष में लोगों को भेजने की योजना बना रहे हैं। लगभग 6 एयरफोर्स के पायलट जाएंगे। इसमें रूस हमारी सहायता कर रहा है, ठीक है, गगनयान। और हमने एक रोबोटिक्स पे भी काम किया है, व्योम मित्र। नहीं समझे तो इस तरीके की बातों को बिल्कुल पढ़ना होता है, बहुत ही जरूरी है। भारत की विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपलब्धियों को आपको जरूर पढ़ना पड़ता है। एक इंसाइट लग गया आपको? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, जितना बढ़िया अवेयरनेस उतना ही बढ़िया आपकी कमांडिंग पोजीशन बनेगी टॉपिक के ऊपर, है ना। ठीक है, हाँ मैं तो कराऊंगा ही, और मैं तो बता ही रहा हूँ। अभी आप अंडर ग्रेजुएट हो, धीरे धीरे जब आप एग्जाम देने जाओगे तो बहुत बेहतर स्थिति में आ जाओगे, है ना। कुछ दिन मेरे से जुड़े रहोगे तो आपकी प्रिपरेशन जो यहाँ पे होगी वो यहाँ पे पहुंच जाएगी, समझ रहे हो, यहाँ पे, और यहीं पे है आपका सिलेक्शन, ठीक है। और अभी हम तैयारी इस लेवल पे करते हैं, सोचते हैं या करते हैं, है ना। अब मान लो कि कोई एसआई मेंस का पेपर सॉल्व करके सोच रहा है कि अब तो एसडीएम पक्का, संभव है? नहीं है ना। तो इट्स नॉट वाइज डील। तो धीरे धीरे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। नहीं, दोनों का अपना अलग एक स्टैंडर्ड है, अलग एक लेवल की प्रिपरेशन है ना। तो एक ब्लूप्रिंट जो है बनाई गई है। अकॉर्डिंग टू 2006 रिपोर्ट देयर इज अ ब्लूप्रिंट पब्लिश्ड बाय नेशनल फॉरेस्ट कमीशन। ऑलराइट, सो एक ब्लूप्रिंट है, एक दस्तावेज है। इसमें कमियों के ऊपर चर्चा की जाती है, इसमें लक्ष्यों के ऊपर, इसमें लक्ष्य होते हैं, इसमें मजबूती के ऊपर चर्चा की जाती है, इसमें कमियों के ऊपर चर्चा की जाती है, फिर इसमें संसाधनों के ऊपर चर्चा की जाती है, फिर इसमें नीतिगत समस्याओं या नीतियों की चर्चा की जाती है। मेरी बात समझ गए? पॉलिसीज, रिसोर्सेज, शॉर्टकमिंग्स, स्ट्रेंथ्स, टारगेट्स, यही हुआ ना। रिसोर्स हो गए, हमारी शॉर्टकमिंग्स हो गई, हमारी स्ट्रेंथ हो गई, हमारी पॉलिसी, टारगेट्स, है ना। उसमें कितना अचीव कर पाए हैं या कितना कर पाएंगे, यही होता है ब्लूप्रिंट। आपसे कोई पूछे ब्लूप्रिंट क्या है तो समझ जाओगे ना। ठीक है, चलो, तो ये हो गया राष्ट्रीय वन आयोग की रिपोर्ट आई थी। अब इस जो रिपोर्ट है 3 का ए, जो रिपोर्ट है उसी के बारे में हम कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं। जो रिपोर्ट है इसमें एक टारगेट रखा गया, पहली बार खुल के टारगेट रखा गया कि हमारा जो फॉरेस्ट कितना होना चाहिए हमारे पास, जो एक तरीके से भारत के कुल एरिया पे ये जो 3287 263 स्क्वायर किलोमीटर दिख रहा है भारत का कुल एरिया, इसका 33% होना चाहिए फॉरेस्ट कवर। एक टारगेट है कि एक अच्छा मानेंगे। पहली बार ये ओपन स्टेटमेंट दिया गया कि हमारा 33% इसको कवर करना पड़ेगा, है ना। मतलब ये टारगेट है किसका? फॉरेस्ट कवर का। ठीक है, समझ गए? जो वन वाला हिस्सा होगा। अब ये समझो कि ये प्राकृतिक वनस्पति की बात नहीं हो रही है, ये वन क्षेत्र की बात हो रही है। मेरी बात समझना। नहीं, इतना अगर प्राकृतिक वनस्पति करना हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। व्हाट वी आर टारगेटिंग हियर कि फॉरेस्ट रीजियन की बात कर रहे हैं ना। किसकी बात कर रहे हैं? फॉरेस्ट रीजियन की बात कर रहे हैं, इसको याद रखना। फॉरेस्ट रीजियन की बात कर रहे हैं, न कि हम फॉरेस्ट कवर की बात कर रहे हैं। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि इतना हम फॉरेस्ट कवर बना ले, है ना, सारा कुछ नेचुरल कर ले, तो बड़ा डिफिकल्ट है ना। राइट, आउट ऑफ टोटल एरिया, ये भारत का कुल क्षेत्रफल है, और उसमें वन क्षेत्र को कितना बनाने का टारगेट है? लगभग 33% या 33% या ऊपर भी हो जाए तो। लेकिन राइट नाउ वी आर लैगिंग बिहाइंड, है ना। Right now we are lagging behind to achieve this target. However, always there is a target, and there are few difficulties to achieve it, but according to continuous efforts, honest implementation and determination, we will achieve it. यही होता है ना, एक ईमानदार प्रयास, एक सटीक आकलन, और उसके बाद योजनाओं का क्रियान्वयन। नहीं, ऐसा ही होता है। एक ईमानदार असेसमेंट भी जरूरी होती है ना।
एक एक ईमानदारी से आकलन भी जरूरी होता है ना। राइट, नहीं, ये टारगेटेड एरिया नहीं है, यह भारत का कुल क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल का आउट ऑफ दिस एरिया ऑफ इंडिया 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। भारत का ये कुल क्षेत्रफल है। सब में जंगल लगा देंगे तो हम जानवर जैसे पेड़ पे रहेंगे, है ना। आदत है नहीं हमें पेड़ पे रहने की, तो दिक्कत होगी ना कादिर। ठीक है, ऑल राइट। हाँ बिल्कुल, नेशनल वाले में 33% ही टारगेट किया गया है ना। हाँ राइट, 33% ही टारगेट जो है रखा गया है। पहले भी ऐसा ही था और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश की गई। और सब सब जंगल लगा देंगे तो हमें तो आदत है नहीं। और अच्छा, कौन सी जनजाति है जो पेड़ों पे रहती है? हाँ, उसमें फॉरेस्ट कवर की जरूर बात की गई है, लेकिन वो संभव नहीं है। ये मैं टेक्निकल डिफरेंस बता रहा हूं, है ना। मैं ये जो आप कह रहे हो कि फॉरेस्ट कवर की बात, तो अगर ये देखो क्या होता है, जो हमारे पास रिपोर्ट बनती है ना, तो उसमें जानबूझ के इतनी बारीक समीक्षा नहीं की जाती है। ये आपकी समझ के लिए है ना। मतलब ये समझना कि सरकार अगर सब चीजों की बारीक समीक्षा कर देगी तो फिर आम जनता में उतना डिस्क्लोजर नहीं हो जाएगा। नहीं आ रहा है। जैसे मान लो उसमें बता दिया कि देखिए फॉरेस्ट कवर दूसरी चीज होती है और फॉरेस्ट रीजन दूसरी चीज होती है, और हम तो कर नहीं पाएंगे तो हमने रीजन वाला टारगेट किया हुआ है। तो इतना डिफरेंस बता देगी तो ये सरकार की शॉर्टकमिंग हो जाएगी ना। ये तो वही हो गया कि सरकार कह रही है कि देखिए हम आपको रोजगार तो देंगे, लेकिन ये रोजगार कितने दिन के लिए रहेगा और कितनी इनकम देगा ये हम नहीं बता सकते हैं। तो कोई सरकार क्यों कहेगी ये, है ना। ऑल राइट, समझ गए आनी। तो इसीलिए वो वहां पे डिस्क्लोजर्स नहीं किए जाते हैं ना। तो टेक्निकल टर्म्स में, तो इसलिए जो न्यूज़पेपर में भी लिख के आता है, जैसे देखा देखा होगा आपने कि न्यूज़पेपर में भी लिख के आता है तो लिख देते हैं कि महाभियोग लगाया गया जज के ऊपर। महाभियोग लगाया ही नहीं जा सकता है जज के ऊपर, है ना। कई बार लिखते हैं कि राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की बातों को पे सहमति नहीं दी है और ये मामला लटका हुआ है। दे चाहे ना दे सहमति, उसे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। राइट, हाँ, जैसे एमएसपी वाली ही बात ले लो, है ना। राइट, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो उतना डिटेल में लोग न लिखते हैं ना जानना चाहते हैं, है ना। तो बस मैंने आपके सावधानी के लिए बता दिया। उतना बारीक एग्जाम में भी नहीं पूछेगा, कहीं इंटरव्यू में पूछ सकता है या मेंस में लिखते समय इस बात का ध्यान देना है ना। ऑल राइट। तो हालांकि न्यूज़पेपर में यही लिखता है, न्यूज़पेपर में कवर ही लिखता है, तो हानि का स्टेटमेंट सही है। न्यूज़पेपर में या मीडिया रिपोर्ट्स में फॉरेस्ट कवर का ही प्रयोग किया जाता है ना। फॉरेस्ट कवर का ही प्रयोग किया जाता है। उस जनजाति का नाम बताएं जो पेड़ों में रहती है। एक पिग्मी जनजाति है, पिग्मी। पिग्मी वर्ल्ड वाले टॉपिक में मैं बताऊंगा आपको। एक पिग्मी जनजाति है, वो पेड़ों पे अपना शेल्टर बना के रहते हैं। और जमीन पे उनको डर लगता है ना, क्योंकि जानवरों से शुरू से बचने के लिए उन्होंने पेड़ों को आश्रय बना लिया। तो दे आर राइट, अफ्रीका की जनजाति है। सो दे आर हैबिचुअल ऑफ लिविंग इन द शेल्टर्स ऑन द ट्रीज, ट्री ब्रांचेस, है ना। ठीक है, पिग्मी। ठीक है, हमसे तो संभव है नहीं, तो जमीन पे ही हालत हमारी खराब है। हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे, जनजाति पढ़ेंगे तो उसका भी एक अलग दृष्टिकोण रखेंगे, है ना। चिंता ना करें आप, हम आपका दिल जरूर खुश करेंगे। ठीक है, दिल खुश। पढ़ाई वो पढ़ोगे जो दिल को खुशी करे, है ना। ठीक है, राइट। तो ये बात है, आप बस निश्चिंत रहो, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ते रहो और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहो। हम ऑलमोस्ट उन एरियाज को भी देखो, बहुत सारी चीजें तो आप नहीं जानते थे और मैं चाहता तो यहाँ पे स्किप कर सकता था, नहीं, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूं कि उसका बहुत नैरो एनालिसिस करता हूं, क्योंकि वो मुद्दा है और बिना उसके पढ़े सिलेक्शन होगा नहीं। ठीक है, तो बिना, वही बात है ना। तो इसलिए हम उन मुद्दों को भी करेंगे जिसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है ना। ठीक है, और राइट, आपको ऐसा एहसास होगा पढ़ते समय कि आप भी एक जनजाति हो, या जैसे हम पढ़ेंगे ये सारी बातें जो
ट्राइबल फॉरेस्ट राइट एक्ट आया है, या इसमें सब क्या मसले हैं जनजातियों के, सब देखेंगे। ठीक है, ऑल राइट। तो हमने देखा कि इसमें एक 33% लक्ष्य को बनाया गया है ना। एक पर्यावरण संतुलन की बात की गई है और इकोलॉजिकल बैलेंस की बात की गई है। इकोलॉजिकल एक बैलेंस की बात की गई है। इसमें कहा गया कि पारिस्थितिक संतुलन बनाने का लक्ष्य होगा, है ना, है ना। पारिस्थितिक संतुलन का लक्ष्य है, पारिस्थितिक संतुलन। बेसिकली ये जो इकोलॉजी विषय है, इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जो इकोलॉजी है ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, अब ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, और इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनके रिलेशनशिप को देखा जाता है। खैर, तो पारिस्थितिक संतुलन बनाने की बात है, मतलब सभी जीवों में, वनस्पतियों में, सारा कुछ एक बैलेंस बनाने की बात है। ये बायोलॉजी का एक ब्रांच है, तो यहाँ पे एक टारगेट बनाया गया है ना, इकोलॉजिकल बैलेंस की बात की गई है ना। ठीक है, ऑल राइट। और अब तो पेड़ पे, आजकल के बच्चे पेड़ पे नहीं लटकना चाहते हैं ना, वो प्ले स्टेशन खेल रहे हैं। और एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की कि मुझे नई गेम्स खरीदनी है और सभी बच्चे क्राउड फंडिंग करें। मेरी बात समझना। तो एक दिन के अंदर में बच्चों ने 20 लाख का डोनेशन दे दिया, अपने घर वालों से पैसा ले लेके कि जरा देना कुछ 500,000 रुपए। उतना ध्यान नहीं दिया होगा लोगों ने, और आजकल पेटीएम का जमाना है ना। और उन लोगों ने राइट मोबाइल की भाषा में ही वो सब चीजें देख रहे हैं, और 20 लाख का डोनेशन आ गया। तो भारत में इस समय युवाओं के सबसे, हाँ ठीक है समझ गए अक्षय, राइट राइट राइट। एक दिन में 20 लाख का डोनेशन था, है ना। और बच्चों का वो सबसे बड़ा सुपरस्टार है इस समय। सो राइट नाउ ही इज ए गुड प्लेयर ऑफ वीडियो गेम्स, है ना। और लाइव उसकी टेलीकास्टिंग करता है, और बड़ा शानदार खेल का मास्टर है बच्चा, है ना। सो नहीं, वो तो मतलब रोस्टिंग के समय ना, ही इज एक्चुअली अ गेमर। मतलब जो ये तो रोस्टिंग वाली बात अलग हो गई, उसमें थोड़ा अब्यूज होता है, बट मैं गेमिंग की बात कर रहा हूँ, है ना। गेमिंग एक अपना अलग एक क्षेत्र है, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो क्या करती हैं कि जो बड़े बड़े गेमर्स हैं उसके लिए अवार्ड रखती है कि आप जीतोगे तो लाखों रुपए देंगे। सुना है आपने ऐसा? लाइव गेम चलते हैं, उसका कवरेज होता है, और जीतने पे लाखों रुपए होते हैं, है ना। शुभम ने पूछा कि ये कौन है कैरी मिनाटी। शायद इस समय आई होप कि युवाओं के सबसे लोकप्रिय जो है यूट्यूबर है। ठीक है, ठीक है, युवा मतलब कि वही, मतलब किशोरावस्था वाले। ठीक है, तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी हमने देखा। और अभी केबीसी में कोई सवाल भी था क्या, है ना, राइट। राइट, हाँ, सब्सक्राइबर बेस भी बहुत है, और उनकी एक जो म्यूजिक रिलीज हुई थी अभी, एक केबीसी में सवाल भी था, और ये आपके प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है। राइट राइट राइट, हाँ वो भी ठीक है, लेकिन अब काम तो उनका चल ही रहा है। अब तो एडिंग भी टीवी पे मिलने लगी है ना, यस। अब तो टीवी पे एड्स आने लगे। भारत में पहले यूट्यूबर जिन्होंने यूट्यूब के कॉमर्शियल यूज को बढ़ावा दिया कौन है? ये सब सवाल पर्सनालिटीज में प्री में पूछे जाते हैं कि फला क्षेत्र का व्यक्ति किससे संबंधित है। प्री का सवाल नहीं, पर्सनालिटी बेस्ड सवाल होते हैं, और वहां पे पूछा जाता है। राइट राइट, भुवन बाम, ठीक है, सही बात है, बीबी जिसे कहते हो, भुवन बाम, ठीक है। इसीलिए आपने गौर किया होगा, पता नहीं आपने गौर किया या नहीं, जो दावोस में समिट हुई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, ध्यान से सुनो, जो दावोस में समिट हुई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, ठीक इसके कोविड के पहले,
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो हुई थी उसमें से भारत की ओर से प्रतिनिधि के रूप में जो यूट्यूबर्स में से एक यूट्यूबर इन्हीं को बुलाया गया था, भुवन बाम को। तो अब बताओ कितना बड़ा मतलब ये अचीवमेंट है। ऑल राइट, नहीं समझे, ये एक अचीवमेंट है। मतलब ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मान रहा है कि बिना युवाओं को साथ लिए जो लोग इन्फ्लुएंसर हैं, जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, अगर हम उनको जोड़ें तो कहीं ना कहीं विकास के रास्ते को निकाल सकते हैं ना। राइट राइट राइट, है ना, ठीक है। हाँ, सब कुछ पड़ता है शुभम, ठीक कह रहे हो। ऑल राइट, है ना। हाँ राइट, ही हैज बिकम सिंगर एंड ही इज वो एडवर्टाइजिंग में भी है, तो ये एक बड़ा एक मूवमेंट दिखाई दे रखा है। तो ये सब ध्यान रखना है, ये सब प्री के लिए महत्वपूर्ण बातें होती है ना, ठीक है। एक अपनी सोच बनानी है। तो ये हो गया। हालांकि आजकल पॉपुलर होने का एक आसान तरीका है गाली गलौच रोस्टिंग के नाम पे, और ये थोड़ा सा एक्सेप्टेबल नहीं लगता है, लेकिन अब यही ट्रेंड में है, बच्चे ये पसंद करते हैं, समाज थोड़ा हिंसक हो रहा है ना। राइट, तो ये हो गया इकोलॉजिकल बैलेंस की बात यहाँ पे की गई है ना। और यहाँ पे जो हमारी नेचुरल हेरिटेज है उसके कंजर्वेशन की बात की गई है। ध्यान से देखना, नेचुरल हेरिटेज कंजर्वेशन मतलब कि कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज, ये भी एक बड़ी बात है। जो प्राकृतिक धरोहर है, जैसे कि मान लो कोई वनस्पति है, जैसे मान लो कि हमने सुंदरबन का डेल्टा है, या मान लो कि गंगा नदी है, उसको प्रदूषित कर दिया है ना, तो ठीक है। तो ये बात है नेचुरल हेरिटेज कंजर्वेशन। नहीं, गांधी जी अब नहीं आ पाएंगे इस समाज में, हाँ, लेकिन हमें जरूर थोड़ा सा वर्ड कंट्रोल सीखना होगा। नहीं तो देखो, अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म को सरकार ने कहा है कि यहाँ पे थोड़ी फिल्टरिंग की जाएगी, क्योंकि अभी तक क्या था कि इंटरनेट पे जितना भी मैटर उपलब्ध था, खास करके मूवीज में और वेब सीरीज में, तो बड़ा वल्गर हो रहा था। नहीं, अब्यूजेस बहुत हो रहे थे, घर के छोटे छोटे बच्चे भी उसी लैंग्वेज में बात कर रहे थे, है ना, क्योंकि टीवी है तो देखेंगे ही। तो अब सरकार ने कहा है कि वो भी ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, है ना, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, है ना। हाँ देखो, अभी जानवी को एहसास भी हो गया लोकप्रियता का, ठीक है, तो है ना। राइट, कादिर के संदेश को ध्यान से पढ़ें, और आलतू फालतू अगर आपके पास मैसेज आए, कहीं पे लिंक आए, तो किसी भी लिंक और इधर उधर के ऊपर क्लिक ना करें, और 75 तरीके के ग्रुप ज्वाइन ना करें। आलतू फालतू अननोन जगह से मैसेज आए तो तुरंत डिलीट करके ब्लॉक कर दें, ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप पे भी आ रहा है ना, ओटीपी आ रहा है, और जैसे ही आपने ये सब किया तो वो फिर एक्सेस कर लेगा, है ना। राइट, हाँ, बालाजी वाली कंट्रोवर्सी भी थी। राइट, नेचुरल हेरिटेज कंजर्वेशन की बात की गई है। प्राकृतिक जो विरासत है, प्राकृतिक विरासत संरक्षण। अब आपको पता ही है कि प्राकृतिक विरासत क्या होती है। जैसे हिमालय में गए और वहां का संरक्षण करना आपकी जिम्मेदारी है ना। ये तो जामतारा वाला इशू लोग चाहते तो कंट्रोल कर लेते, लेकिन जब सब लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, जब नगर पालिका के चुनाव लड़ने चली जा रही है सरकार, तो अब क्या करे बताओ। मेन इश्यूज पे किसी का ध्यान ही नहीं है। लोगों की गाढ़ी कमाई लूटी जा रही है, इसके लिए कोई रणनीति नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जंगल में मिलिट्री उतार दो, ठीक है ना, उसी जंगलों में बैठे हुए हैं ना, झारखंड के जंगलों में बैठ के लूटपाट कर रहे हैं, उतार दो मिलिट्री, पैरामिलिट्री उतार दो, भागेंगे सब दौड़ के। हमारे पास जंगल वॉरफेयर की बहुत सारी कॉम्बैट बटालियन है, जो नक्सलाइट को मारने के लिए बटालियन होती है, उतार दो उनको, 2 मिनट में साफ हो जाएंगे। क्या लगता है? कुछ दिन, 10, 15, 20 दिन के अंदर साफ हो जाएंगे। जो पैरामिलिट्री मिलिट्री आतंकवादियों से लड़ती है, वो जमतारा को दिन में तारा दिखा देगी। क्या लगता है ना, खोज खोज के मारेंगे। लेकिन ये जानबूझ के मिली भगत है, ये जानबूझ के इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं लगाया जा रहा है, इजंट इट? नहीं, ये मतलब कोई इतनी बड़ी समस्या है, इतना बड़ा फ्रॉड हो रखा है, खुलेआम हमारी व्यवस्था को चैलेंज दे रहे हैं ना। राइट, खुलेआम हमारी व्यवस्था को चेंज कर रहे हैं, तो ठीक बात है। सरकार में आने के बाद लोग बस दिन भर चुनाव लड़ते रहते हैं। इट्स अ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग थिंग, है ना। हाँ, उससे भी वोट आता है, ठीक कह रहे हो, उस क्षेत्र से वोट आता है, इसलिए रोकेंगे नहीं, और भले आम जनता की गाढ़ी कमाई चली जाए।
अब मान लो किसी ने जीवन भर काम करके कुछ पैसा कमाया है, ठीक है, और एक ट्रांजैक्शन में गया, तो मतलब यही है ना। और आप सबसे रिक्वेस्ट करते रहो कि जी पूरा आप ऑनलाइन आ जाओ, ऑनलाइन आ जाओ। ऑनलाइन सिक्योरिटी के ऊपर हम कितना काम करते हैं। एक मैंने टॉपिक लिया था साइबर सिक्योरिटी स्पेशल क्लास में, मैंने कहा था कि साइबर सिक्योरिटी के ऊपर दुनिया के जो टॉप बैंक्स हैं और जो सरकारें हैं लगभग 5% खर्च कर रही हैं पूरी मतलब नेटवर्किंग को बेहतर बनाने में, जो बैंकिंग में पैसा जमा है। हमारे यहाँ मतलब दशमलव में भी नहीं है, कोई सिक्योरिटी ही नहीं है ना। राइट राइट, ठीक कह रहे हो। गवर्नमेंट को सूटकेस भर के पैसा भेजा जाता है, ठीक कह रहे हो। जो लोकल लीडर्स हैं उन्होंने पूरा प्रोटेक्ट कर रखा है ना, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। उनकी मेन फंडिंग का सोर्स वही है। कई सारे लोकल लीडर्स के गुर्गे, मतलब जो लोकल लीडर्स के लोग हैं वो भी उसमें लगे हुए हैं, है ना। राइट। तो यही चीज है। खैर, तो नेचुरल हेरिटेज कंजर्वेशन की बात है, सरकारों को थोड़ा इस पे वो होना चाहिए, है ना। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है, फ्लोरा एंड फना बताया था मैंने। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है, जैव विविधता संरक्षण। अब सोच रहे हो कि ये सब हमें क्यों जानना है। इसलिए जानना है कि आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि जो वन नीति है उसके क्या लक्ष्य हैं, तो कुछ कुछ पता रहेगा तो आप कर लोगे। और मेंस के लिए भी जरूरी है जैव विविधता संरक्षण। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर दी मेंस, है ना। गरीबों का, गरीब क्या, मध्यम वर्ग का परिवार भी गरीबी मानता हूं मैं। दोज हु आर मिडिल क्लास फैमिलीज, तो देखो हमारे यहाँ ऐसे होता है। देखो एक स्ट्रेटा समझ लो, एक तो होता है सुपर रिच क्लास। ध्यान से सुनना, एक सुपर रिच होता है मतलब एकदम हाई क्लास में होगा, एक रिच क्लास होगा, एक रिच क्लास होगा, एक हाई मिडिल क्लास होता है, एक हाई मिडिल क्लास होता है, एक मिडिल मिडिल क्लास होता है, मिडिल मिडिल क्लास होता है, और एक लोअर मिडिल क्लास होता है, लोअर मिडिल क्लास होता है, और एक होता है कि मतलब वो हैव नॉट्स जिसे कह लो, बहुत गरीब है। हैव नॉट्स मतलब ये पुअर लोग होते हैं, पुअर। और एक होता है एक्सट्रीमली पुअर, एक्सट्रीमली पुअर मतलब अत्यंत गरीब, है ना। अब ये हमने क्लासिफिकेशन कर दिया अपनी जनता का, है ना। हर एक समाज के अंदर में, खास करके भारत जैसे समाजों में ये वर्गीकरण होता है। क्लियर हो रहा है आपको। भारत में इतने तरीके की व्यवस्था दिखाई देती है। सुपर रिच में कौन आ गए, ये कॉर्पोरेट्स आ गए। सुपर रिच में कौन है, ये कॉर्पोरेट्स हैं। आप इनकी खर्चे सुन के घबरा जाओगे, है ना। एक बार ऐसे मैं बता रहा था कहीं पे क्लास में कि अंबानी साहब के इतने खर्चे हैं कि हर महीने लगभग 24 से 25 करोड़ रुपए का बिजली का बिल आता है। तो ये सब मैं बता रहा था तब तक कि उसको मतलब ऐसा लगा होगा, दिल पे इतनी चोट लगी कि उसने कहा कि सर अब मत बताइए, दर्द हो रहा है सीने में, है ना। तो राइट, और सबको हम मिडिल क्लास ही कह देते हैं ना। तो ये जो है हम क्लासिफिकेशन हमें पता नहीं है। सुपर रिच को हम कॉर्पोरेट्स की श्रेणी में लेते हैं। रिच क्लास कौन है, रिच क्लास जैसे हम देखते हैं कि मान लो ये जैसे स्पोर्ट्स पर्सन दिखाई देते हैं, या जो कुछ बिजनेसमैन दिखाई देते हैं, है ना। बिजनेसमैन दिखाई देते हैं धनी वाले, जैसे आपने सुना होगा। मीडियम लेवल के जो दिखाई देते हैं, या जैसे मान लो कि ये सब स्टार्स दिखाई देते हैं बॉलीवुड के, है ना। ये किस में आ जाएंगे, रिच क्लास के अंदर में आ जाते हैं। इसमें सारे लोग नहीं, जो आर्ट मूवीज में काम करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जैसे शाहरुख खान, सलमान खान जैसे लोग जिनके पास 2-4-5 हजार करोड़ की संपत्ति है ना। ऑलराइट, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये मत समझना कि जो आर्ट फिल्म में काम कर रहे हैं वो रिच क्लास में आते हैं ना। यहाँ एक से एक गरीब है ना, कि 6-6 महीने से काम नहीं मिला है, समझ रहे हो। खैर, हाई मिडिल क्लास कैसा है, ये है कंपनीज के सीईओज हैं, या जो जिनकी हाई सैलरी होती है, हाई सैलरी मतलब वाले लोग हैं, है ना। जिनकी जैसे पैकेज पे आते हैं, पैकेज देखा आपने, जैसे मान लो कि 10 करोड़ 20 करोड़ 40 करोड़ का पैकेज होगा, है ना। तो हाई मिडिल क्लास के अंतर्गत में आते हैं। रिच क्लास, देखो ये पॉलिटिशियंस को हम कहीं नहीं रखते। पॉलिटिशियंस हालांकि समाज सेवक के रूप में आते हैं, लेकिन उनका संबंध कहां पे होता है इनसे, नहीं समझे।
वोट बैंक उनका ये है, उनका वोट बैंक ये है, ये गरीब क्लास और ये इनका बड़ा वोट बैंक है। वोट यहां से लेते हैं और इनका मेन संपर्क कहां पे होता है, यहां पे। और इनको वो बस ऐसे यूज करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, इनका कोई मतलब नहीं है। मेन संपर्क इनसे है क्योंकि यही फंडिंग करते हैं इन्हें। ऑल राइट, यही फंडिंग करते हैं सुपर रिच। ऑल राइट, है ना। हाँ, हम लोग बस आ ही रहे हैं, मैं सबको ला रहा हूं उसी में, ठीक है। और एक मिडिल मिडिल क्लास होती है। अब ये सीईओज हैं जिनकी सैलरी करोड़ में है ना। ये वो सीईओज हैं जो हाई क्लासेस में हैं, मर्सिडीज में घूमते हैं। यहाँ पे पागलपना है थोड़ा, किस चीज के लिए, मर्सिडीज के लिए या बीएमडब्ल्यू के लिए। ये लोग उसमें घूमते हैं और थोड़ा मतलब शो ऑफ ज्यादा करते हैं ना। रिच क्लास उतना ज्यादा शो ऑफ नहीं करता है, वो पैजामा कुर्ता पहन के निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। ये थोड़ा शो ऑफ वाला क्लास है। मिडिल मिडिल क्लास कैसा है, ये इनकी लैक्स में इनकम है, प्रति महीने 5 लाख 10 लाख, है ना। ये मिडिल क्लास, ये लैक्स में इनकम है इनकी, है ना। 5 लाख 10 लाख कमा लेते हैं महीने के अंदर में, है ना। ऑल राइट, ठीक है। और ये जो लोअर मिडिल क्लास है, ये संघर्षरत जीव है, नहीं समझे। मतलब कि इनकी सैलरी बिलो 1 लाख के आसपास होती है, मतलब 50,000 40,000 10,000 20,000, नहीं समझ रहे हो। ऑल राइट, तो ये लोअर मिडिल क्लास। भारत में यही वाले वर्ग में बहुत सारे लोग हैं क्या, इजंट इट, बताओ। भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग जिसे आप मध्यम वर्ग कहते हो, वो मध्यम वर्ग ये है। गलत फहमी में ना रहना कि सारे लोग मध्यम वर्ग में आते हैं, है ना। मध्यम वर्ग का भी अपना एक कैटेगराइजेशन है। ऑल राइट, है ना। ऑल राइट, समझ रहे हो। तो लोअर मिडिल क्लास में भारत के बहुत सारे लोग आते हैं और ये वाला वर्ग भी कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति में है। ऑल राइट, और ये बहुत बड़ा वोट बैंक है। ये लोग मेजॉरिटी में है, ये लोग मेजॉरिटी में है, बहुमत में है। ये इसमें कौन से लोग आएंगे, हैव नॉट्स कौन से हैं, मतलब कि किसान हैं, लेबरर्स हैं। ऑल राइट, है ना। बिल्कुल, अगर लोअर मिडिल क्लास के पास 3 लाख रुपए आ जाए तो उसको वो तुरंत एफडी कराएगा और इसको रोज पेपर निकाल के देखेगा, इजंट इट। छुप छुप के, अगर उसने चोरी छुपे जमा किया है बैंक के अंदर में, तो रोज वो डॉक्यूमेंट्स निकाल के एक बार चेक करेगा, जब मानो रोज बढ़ रहा है पैसा, है ना। और खुश रहेगा मन ही मन, उसका कॉन्फिडेंस लेवल स्काई रॉकेटिंग रहेगा, है ना, इजंट इट। दिस इज रियलिटी, है ना। और ये परमानेंट किसकी बात करेगा कि जी पैसा बचाता रहेगा बच्चों की शादी के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, है ना। और ये अपना पेट काट काट के बच्चों के लिए भविष्य बनाएगा, इजंट इट। क्यों, और राइट, हाँ, म्यूचुअल फंड देख देख के खुश होता रहेगा, राइट। जैसे कुछ बढ़ा ना 100-200 रुपए, तो देखो एकदम चौड़े में घूमने लगे, है ना। क्या आज पता है इतना हुआ है। जैसे म्यूचुअल फंड गिरे वैसे ही घबराहट होती है ना। ठीक है, तो क्लियर हो गया आज भारतीय समाज की स्थिति। और ये कौन से लोग हैं, यहाँ पे कौन से लोग होते हैं, फार्मर्स होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि नॉलेज आपका सबसे बड़ा टूल है और ये हमें जानना चाहिए। फार्मर्स कौन से होते हैं, यहाँ पे होंगे। लेबरर्स कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे। वर्कर्स, लेबरर्स, ये सब गरीब लोग हैं और वो यहाँ पे आएंगे, है ना। और ये कौन से लोग हैं, ये डेस्टिट्यूट्स हैं जो सड़कों पे रहते हैं, बेगर्स हैं, अनाथ हैं, ऑर्फेन्स हैं। दे आर एक्सट्रीमली पुअर है, इनकी कंडीशन बहुत खराब है। ऑल राइट, तो ये इनका बड़ा वोट बैंक कहां से आता है, यहां से, पुअर लोगों से, है ना, है ना। ऑल राइट तो इसलिए इसलिए मैंने कहा कि मेरी क्लासेस वैल्यू एडिशन होती है, आपको रोज कुछ ना कुछ नया जानकारी मिल ही जाएगा, है ना। तो क्लियर हो गया आज आप किस श्रेणी में आते हो और भारत की बहुसंख्यक जनता किस श्रेणी में आती है, ये क्लियर हो गया। ऐसी हालत में, ऐसी हालत में, है ना, अपना लेवल जान गए ठीक है, तो जिसको भी ये भ्रम हो रहा हो कि मैं किस श्रेणी में हूं, है ना, परसेंटेज वाइज देखें तो ये पूरी भारत की आबादी का, अगर मैं ये पूरा ये मिडिल मिडिल क्लास तक लगाऊं, ये पूरी मिडिल मिडिल क्लास तक लगाऊं, तो ये पूरी भारत की आबादी का लगभग 20% है। ये मैं अगर इनको ऐसे रखूं तो 20% के आसपास है, 20% के आसपास ये है। अगर मैं इनको आऊं तो अगले 25% के आसपास ये है, क्योंकि भारत में ये वाला वर्ग बढ़ रहा है ना। और अगर मैं बाकी के 55% को देखूं तो वो ये होंगे, कौन से, ये लोग। लगभग आंकड़े बता रहा हूं मैं,
समझ गए? मिडिल क्लास तक भारत में लगभग 20% लोग हैं। अगर सुपर रिच की बात करोगे तो इनकी संख्या और कम है, लगभग 1% पूरी आबादी का। और इस 1% के पास भारत का 90% धन है, याद रखना। नहीं समझे? अगर 90% ना भी कहें तो इनको 80% तो मान ही सकते हैं ना। ठीक है, ऑल राइट। तो अब कम से कम बहसोगे नहीं, है ना? अब आपको अपनी स्थिति एग्जैक्टली पता है। नहीं बोल सकते हो, सामने वाले को इतना नहीं पता है ना, इतना कहाँ क्लासिफिकेशन पता है। ठीक है, हु नोज, सवाल ये है, इतना क्लासिफिकेशन किसे पता होता है ना। हाँ ठीक है। और यहाँ पे जब आप ये कहते हो, है ना, जब आप ये कहते हो कि जैसे मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को कि मान लो जैसे फी जमा करनी है ना, तो वो जब कहते हैं कि इसके लिए वार्ता चल रही है, जैसे पापा से वार्ता हो गई है और या मम्मी से वार्ता हो गई है, अभी पापा के लेवल पे प्रतिनिधि मंडल गया हुआ है और फिर अन्य सदस्यों से भी बात होगी, जैसे ब्रदर सिस्टर से भी बात होगी इस संदर्भ में, और ये कार्रवाई आगे बढ़ते बढ़ते फ्रेंड्स तक जाएगी और इसके लिए अन्य जो यूजर्स हैं उनसे भी सलाह ली जा रही है। तो इतना जो डेलीगेशन आपने फैला रखा है 7,000 के लिए, है ना, और वो साल भर के लिए, आप यहाँ अनुमान लगा लो कि किस श्रेणी में हो, है ना। मैं मानता हूं कि आप इस श्रेणी में हो यहाँ पे, है ना। एक्सट्रीमली पुअर वाले में हो, है ना। आपको जरूर आर्थिक सहायता भारत सरकार की ओर से मिलनी चाहिए। ठीक है, ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा जो लक्ष्य हम बना रहे थे, है ना। और एक तरीके से डेजर्टिफिकेशन और सॉइल इरोजन को रोकना भी इसमें लक्ष्य बनाया गया है। तो ये हमने डी पॉइंट, इसको मत करना, अच्छा लिख लिया है ना डी, हाँ लिख लिया, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन डी। आगे देखते हैं एक पॉइंट हमारा, एक पॉइंट है ई पॉइंट। ई है टू कंट्रोल, टू कंट्रोल, टू कंट्रोल soil erosion, to control soil erosion, flood, drought, uh, desertification, desertification। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोगों से कहो ना, जो ये वाली श्रेणी का मैंने बताया था कि जो बहुत विचार करते हैं कई राउंड के, तो फिर वो कहते हैं कि हम मध्यम वर्ग के हैं ना। जी नहीं, आप मध्यम वर्ग के नहीं हो, गलत, आप बदनाम कर रहे हो मध्यम वर्ग को, है ना। टू कंट्रोल सॉइल इरोजन, फ्लड, ड्रॉट, डेजर्टिफिकेशन, है ना। ऑल राइट, तो ये हो गया, क्लियर है। तो इसको हमने लिख दिया कि मृदा अपर्दन, मृदा अपर्दन, बाढ़ सूखा नियंत्रण, बाढ़ व सूखा नियंत्रण व मरुस्थलीकरण नियंत्रण। भारत में सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई है कि भारत में मरुस्थल बढ़ते जा रहे हैं ना, क्योंकि हम एक ही क्रॉप्स बार बार बो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमने वहां की पानी खराब कर दी है, मिट्टी खराब कर दी है, इजंट इट। एंड दिस इज कंप्लीटली प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर द इंडियन सिनेरियो। क्यों? ये बड़ा ही खतरनाक सी एक सिचुएशन है, तो इसको भी बातें की गई है ना। और फिर इसमें कहा गया है कि एक तरीके से ट्राइबल इंक्लूजन कहा गया है कि भारत में जो कुछ भी होगा वहां पे ट्राइबल इंक्लूजन भी रखा जाएगा, मतलब कि जनजातीय समावेशन, ट्राइबल इंक्लूजन। जो भारत में जंगलों को लेके, वनों को लेके जो नीतियां बनाई जाएंगी उसमें जनजातीय समावेशन को भी लक्ष्य के रूप में रखा जाएगा, है ना। तो ये अच्छी बात है कि हमने जनजातीय समावेशन को यहाँ पे रखा हुआ है ना। मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं हम इस क्षेत्र को थोड़ा शांत करना चाहते हैं। फिर एक लास्ट बात की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब कि प्रोड्यूसेस में देखा जाए तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, मतलब क्या करेंगे कि वनों की उत्पादकता में वृद्धि, वनों की उत्पादकता में वृद्धि के लक्ष्यों को भी रखा गया है। वनों की उत्पादकता में वृद्धि लक्ष्य, वनों की उत्पादकता में वृद्धि को भी टारगेट किया गया है। ऑल राइट,
समझ गए? तो ये सब लक्ष्यों को अगर देखा जाए तो ऐसा करके टारगेट किया गया है ना। क्लियर है? तो ये हमने अपना लक्ष्य एक बना लिया है। आगे देखते हैं। एक कहा गया कि भारत में ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट, इनकी भी अच्छी खासी देखरेख करनी चाहिए। मैंग्रोव फॉरेस्ट है क्या? मतलब ये वो फॉरेस्ट है, मैंग्रोव या अनूप वन लिखते हैं, मैंग्रोव या अनूप वन, अनूप वन हिंदी में मैंग्रोव। अब ये मैंग्रोव होता क्या है? भारत के कोस्टल रीजन्स में अधिक दिखाई देगा, है ना। मतलब ये तटवर्ती क्षेत्रों के वन है। क्या है? तटवर्ती क्षेत्रों के वन है, पानी में दिखाई देते हैं, तटवर्ती क्षेत्रों के वन है। कौन से? यही है ना। यह तटवर्ती क्षेत्रों के वन है। कोस्टल, जो भारत में कोस्टल वेजिटेशन है, इसमें आता है ये, है ना। राइट, कोस्टल वेजिटेशन जो है इसमें आता है। एक बार मैंने इसको डिटेल पढ़ाया भी था पीछे कहीं क्लास में। ये हमारा जो ये वाला क्षेत्र है, इसमें ये ज्यादा दिखाई देगा, है ना। तटवर्ती क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई देगा, ये तटीय क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई देता है, तटीय क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई देता है ना। राइट। तो अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल, गुजरात, अंडमान एंड निकोबार, अगर मैं रैंकिंग बनाऊं तो वेस्ट बंगाल यहाँ पे, ये गुजरात एंड अंडमान एंड निकोबार, है ना। राइट, वर्ल्ड ज्योग्राफी में बताया था कहीं वेस्ट बंगाल, और ये रैंक 1 पे है भारत के अंदर में, और दूसरा गुजरात, और तीसरा अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार, इनकी ये रैंकिंग दिखाई दे रही है ना। वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पे कोस्टल वेजिटेशन या मैंग्रोव फॉरेस्ट दिखाई दे रहा है। मैंग्रोव फॉरेस्ट अपने आप में बहुत ही उपयोगी है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेस्ट बंगाल में कहाँ पे? सुंदरबन वाला क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है? सुंदरबन का डेल्टा, यहाँ पे है ना। एक नदियों वाले में बताया था मैंने कि सुंदरबन डेल्टा। डेल्टा मतलब क्या होता है? वो क्षेत्र होता है जहाँ पे समंदर के किनारे, जहाँ पे नदियां मिलती हैं और त्रिभुज की आकृति बना देती है ना। ठीक है, राइट। तो एक तरीके से ये मैंग्रोव वन है। हाँ, कोरल रीफ जैसे ही है ये, लेकिन थोड़ा सा ये इनकी प्लांट्स मजबूत होती है ना। वो तो कोरल रीफ एक जीव से बनता है और ये वनस्पतियां हैं, है ना। वो एक तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट की जाल है, और ये तो वनस्पति ही है। मैंग्रोव इज ए वेजिटेशन एंड कोरल रीफ इज एनिमल रेजिड्यूल्स, है ना अंजलि। ठीक है, वो एक जानवर है, पॉलिप, उसका अवशेष है, और ये तो वनस्पति ही है, पेड़ पौधे ही है, बड़ा सघन है ना। और ये पानी में उगते हैं। इनका खारे पानी का मतलब इनके ऊपर खारे पानी का भी कोई प्रभाव नहीं होता है ना। देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ दी सलाइन वाटर। इनके ऊपर खारे पानी का भी कोई प्रभाव नहीं होता, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में विकसित है ना। भारत में अगर देखा जाए तो 6740 स्क्वायर किलोमीटर में मैंग्रोव फॉरेस्ट दिखाई देता है। ये टोटल जो है इसका एरिया है, ये टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट का एरिया है या क्षेत्रफल है। भारत के अंदर में ये टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट का एरिया है। भारत में टोटल ये 6740 स्क्वायर किलोमीटर है ना। राइट राइट। सेलेंटेराटा फाइलम एनिमल के अंतर्गत उसको हम गिन लेते हैं। ठीक है, ये केवल कोस्टल रीजन में ही होगा, और लगभग 6740 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है मैंग्रोव वन। नहीं समझे? समझ गए ना। और यह वर्ल्ड का टोटल 7% है। 7% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट, टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये विश्व में
जितना भी मैंग्रोव फॉरेस्ट है उसका 7% है ना। हाँ, ये इसमें कोई घटोतरी बढ़ोतरी नहीं होती है शुभम। जनरली वी आर नॉट सीइंग एनी इम्प्रूवमेंट इन दी मैंग्रोव फॉरेस्ट, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल से वृद्धि होती है, कम हो जाएगा बढ़ेगा नहीं, है ना। नहीं समझ रहे हो, इसको बढ़ाने का बड़ा उपाय मुश्किल है। इसलिए तो ये इस पर रिपोर्ट आ रही है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट घटते जा रहे हैं। तो लमसम ये आंकड़े हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और एग्जामिनर भी आपसे यही अपेक्षा करता है, एक लमसम आंकड़े हैं ना। तो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट कहीं ना कहीं गिरेंगे ही, बढ़ने की तो संभावना कम ही है। हाँ, 54 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा के दिखाया गया। तो इसलिए मैंने कहा कि वो बढ़ा देते हैं रिपोर्ट्स के अंदर में। देखो, जैसे कोई भी सरकार आती है तो वो क्या कहती है कि जी क्राइम रिपोर्ट, क्राइम गिर गया है, तो क्या इसमें सच्चाई होती है? नहीं। और वो पूछेगा भी नहीं 20, 25, 50 किलोमीटर का डिफरेंस, वर्ग किलोमीटर का डिफरेंस कोई मतलब नहीं है ना। कोई भी रिपोर्ट, कोई भी सरकार आएगी तो वो परमानेंट ये कहेगी कि हमारे आने से अपराध घटे हैं और हमारे आने से ग्रोथ हुई है। आप जरा प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुन लो, है ना। तो वो क्या कहते रहते हैं कि हमने रोजगार दिया है। अभी जैसे बनारस में गए थे तो उन्होंने क्या कहा कि हमने हर एक व्यक्ति को रोजगार दिया है, और हर एक व्यक्ति, हाँ, तारीफ में ही ज्यादा वर्डिंग्स होती है। हर एक सरकारों का वही हाल है। जैसे मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो वो भी अपने बारे में ऐसे ही कहते थे, लेकिन ग्राउंड में कितना काम हुआ है ये भी तो एक बात है ना। ग्राउंड में वो कितना रेप्लिकेट हुआ है। मानते हैं कि बड़े लेवल पे कुछ हुआ होगा, बट एट द लास्ट देखो, आज की मैं अगर ग्राउंड की बात करूं तो हालात बहुत खराब हैं। लोगों की इनकम लेवल गिरी है, और कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी आई है भविष्य को लेके, हाँ या नहीं? क्यों? और अच्छा ये बताओ, वर्तमान हालत में क्या 2022 तक किसान की आय दुगुनी होने की कोई चांस है? नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा और माने हमें रियलिस्टिक काम करना होगा। जैसे बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं कहूं कि 2024-25 तक क्या $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी, जहां विकास दर -7% के आसपास चल रहा है ना। और जो है बिल्कुल गिरेगी। अगर मैं कहूं कि रोजगार में वृद्धि की जहां तक बात हो रही है जहां तक रोजगार में वृद्धि की बात की जा रही है, तो रोजगार की स्थिति आप देख ही रहे हो, लगातार रोजगार में गिरावट हो रही है। अभी अभी सरकार ने कहा कि विश्व में हमारे पास सबसे अधिक जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, विदेशी मुद्रा भंडार। जी, जब आजकल काम धंधा ही नहीं है, ये तो वही हाल हो गया कि मतलब जैसे हमें खर्च कहाँ करोगे, है ना। ना पेट्रोलियम मंगाना है, ना कुछ करना है। जब काम ही धंधा सब बंद है, उद्योग ही बंद है, तो फॉरेन रिजर्व जो करेंसी है उसको खर्चा कहाँ करोगे? तो बचा ही रहेगा। नहीं समझ रहे हो? लेकिन इसका नुकसान ये है कि उसमें कोई मूवमेंट नहीं दिख रही है, तो आगे अचानक से सब खर्च हो जाएगा, है ना। जैसे काम धंधा शुरू होगा तो सब खर्च हो जाएगा, क्योंकि सारा कुछ तो रुका हुआ है। तो समवेयर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी सरकार क्रेडिट लेने से जाती नहीं है। जैसे ओबामा ने एक प्रॉमिस्ड लैंड करके किताब लिखी है ना, और उसमें ये लिखा कि मनमोहन सिंह को छोड़ के और सोनिया गांधी की जो डिग्निटी है उसको छोड़ के पूरी यूपीए एक भ्रष्ट सरकार थी। मतलब उसका कहने का मतलब यही था। लेकिन उन्होंने उसमें पॉजिटिविटी ढूंढ ली, कह रहे ठीक है सब भ्रष्ट हैं, ठीक है। राहुल गांधी को उन्होंने कुछ भी कह दिया, लेकिन मनमोहन सिंह को कहा कि नहीं, अच्छा ईमानदार कहा कि नहीं, पर्सनालिटी अच्छी कही कि नहीं, तो अब उसमें पॉजिटिविटी पकड़ गए, है ना। अब जबकि इतना खराब खराब लिख दिया है उसने, है ना। जैसे मोदी सरकार के बारे में उन्होंने लिखा है कि जी जो है ये काफी अच्छा विकास नहीं कर पा रहे हैं, और खैर उन्होंने अपना परसेप्शन लिखा है ना। तो अपना परसेप्शन लिखा है, तो मतलब एक बात है ना। तो जरूरी नहीं कि सही हो, बट समवेयर हम उसमें भी अपना ढूंढ रहे हैं कि देखा हमारी सरकार बेहतर है। तो ऐसा होता है, कोई भी सरकार ये मानेगी नहीं, वो तो पेड़ पौधे भी बढ़ा देंगे, है ना। एक रिपोर्ट आई थी कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में स्टार्ट हुई थी, उसमें बाघों की संख्या बढ़ गई। बाद में इसी रिपोर्ट को सरकार ने जब जब इसकी जांच की गई स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा, तो देखा गया कि एक ही टाइगर को 2-2, 3-3 बार गिन लिया गया है। जैसे अच्छा टाइगर भी भारतीय बच्चों जैसे हैं। जैसे कोई बाहर का व्यक्ति पूछे खाना खाया, तो कह दिया नहीं मम्मी नहीं दिए, है ना। या मतलब मुंह बना के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वैसे ही टाइगर भी कैमरे के आगे आके और अपना मुंह दिखा के वापस चला गया। समझ रहे हो? एक ही टाइगर घूम घाम के आ रहा है और अपना मुंह दिखा के कैमरे के आगे चला जा रहा है, isn't it?
तो हाँ, तो उस हिसाब से 3 गुना बढ़ गया, है ना। थे जितने उससे दुगुने दिख रहे थे, ठीक है। तो हर जगह पे करप्शन का एक जो है हमने लेवल बढ़ा रखा है ना, ठीक है। तो इसका क्या करें, ठीक है। तो खैर, तो इसी में दिखा दिया है कि 50 बढ़ गया, बड़ी कम संभावना है ये सब। मतलब मुझे लग रहा है कि जैसे 50 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा लिया, तो बढ़ाने के लिए कौन गया होगा भाई इस क्षेत्र में। गंगा, नमामि गंगे के नाम पे सुप्रीम कोर्ट को रोक लगाना पड़ा। अभी तक 6,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं गंगा की शुद्धि के लिए। हुआ आज तक? वो पैसा गया कहाँ? मैं एक रिपोर्ट बता रहा हूँ, एक रिपोर्ट सुनो। एक हर साल जो है 5 करोड़ रुपए मिलते हैं ना, सांसद निधि, है ना। 5 करोड़ रुपीज एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल डेवलपमेंट एरिया, 5 करोड़ रुपए मिलते हैं ना। तो एमपी लेड, तो 5 करोड़ रुपए जब देखो, इसकी जांच करती है संसदीय समिति, उसमें विपक्ष के भी लोग होते हैं, तो विपक्ष के लोग आए उस क्षेत्र में, सांसद के, है ना। और जब जांच करनी शुरू की, तो उसने सारा पैसा खर्च कर दिया था, है ना। तो उसमें 2 करोड़ रुपए गड़बड़ दिखाई दे रहे थे। तो जब संसदीय समिति ने सांसद महोदय से पूछा, है ना, कि जो है ये पैसे गए कहाँ, तो उसने कहा कि मैंने गंगा में कछुए डलवा दिए, टॉर्टॉइस, 2 करोड़ रुपए के। तो पूछा गया, अच्छा ये सच्चाई रिपोर्ट है आज से मतलब 10 साल पहले की। तो उसने कहा मैंने कछुए डलवा दिए। तो पूछा गया, अच्छा ठीक है, आपने कछुए डलवाए थे, क्यों? तो उसने कहा कि गंगा की सफाई के लिए, क्योंकि कछुए क्या करते हैं, डेड बॉडीज को खा जाते हैं, है ना। तो जो गंदगी हो रही थी उसको वो खा के साफ कर रहे थे, ठीक है, इसके एवेंजर्स जैसा। तो उन्होंने कहा, अरे वाह, बहुत अच्छी स्कीम है, आओ जरा कछुआ ढूंढे। तो जब गए गंगा के क्षेत्र में, तो देखा कि इसमें तो कछुए नहीं दिखाई दे रहे, इजंट इट। तो पूछा संसदीय समिति ने रिपोर्ट के बाद, मछुआरों से कुछ दिखा तुमको कछुआ 4-5 दिन में? उन्होंने कहा कि ना, वी डिड नॉट फाइंड एनी टर्टवाइज, हमने तो देखा ही नहीं। तो फिर उससे पूछताछ की गई सांसद महोदय से, तो उन्होंने कहा कि देखिए, इस क्षेत्र में पानी की धाराएं तेज हो जाती हैं, सुनना ध्यान से, इस क्षेत्र में पानी की धाराएं तेज हो जाती हैं, तो हो सकता है कि कछुओं को पानी की धाराओं ने बहा के और बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया हो, है ना। अब बंगाल की खाड़ी में जाओगे तो अपने आप ही टर्टवाइज मिल जाएंगे। तो अब ये थोड़ा ना पता लगेगा कि यूपी का टर्टवाइज है कि बिहार का टर्टवाइज है, इजंट इट? आर यू गेटिंग? ये यूपी के सांसद महोदय थे, नहीं समझे? अब जाके उससे पूछो क्या कि भाई साहब किस प्रदेश के हो, है ना। नहीं, तो ये होती है भ्रष्टाचार की जड़। अब वो खा गए पूरा पैसा। अच्छा, इसमें संसदीय समिति उसे पकड़ भी नहीं सकती है ना, कह दिया कि अब इसको रिपोर्ट क्लोज हो गई। सो दिस काइंड ऑफ करप्शन इज देयर। पेपर में छपा हुआ था ये पूरी घटना कि सांसद महोदय की जो विभाग है उसने ये बताया है कि कछुए छोड़े गए थे और वो सब पता नहीं कहां चले गए। तो ये होता है करप्शन की चीजें, है ना। राइट। ठीक है, ऑल राइट, समझ गए। तो तटवर्ती क्षेत्रों में ये स्थिति दिखाई दे रही है। तो जो वृद्धि होती है ना, ये सब गोल झाल है कि भाई जब पैसा वो खर्चा किया तो थोड़ा दिखाएंगे ना, बस अब क्लास एंड ही होने वाली है। तो ठीक है, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो इस बात को आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो ये हमारा जो लक्ष्य हमने बनाया था ये तो क्लियर हो गया, है ना, ठीक है। अब अगर हम देखें कि हमारे सामने जो एक हम सेंटेंस यूज करते हैं 2011 की रिपोर्ट में, जो 2011 की फॉरेस्ट रिपोर्ट है, जो 2011 की फॉरेस्ट रिपोर्ट है, उसमें हमने हाँ बिल्कुल यही वाली कॉन्फिडेंस चाहिए। जैसे आपसे बार बार पूछते हैं, जैसे नहीं कि आपसे पूछते हैं कि जी आप एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद क्या करोगे, है ना। तो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद आप बड़ा आइडियल भी उत्तर दे सकते हो कि जी हम चाहते हैं समाज सेवा करें, फला करें, ढिका करें, है ना। तो वो बात सही है। तो इंटरव्यूअर का अपने आप सवाल हो सकता है कि फिर आप समाज सेवक बन जाओ, है ना। तो कहना यही आपको पड़ेगा कॉन्फिडेंस के साथ कि समाज सेवक के पास अथॉरिटी नहीं होती है, हमारे पास अथॉरिटी है। थोड़ा कॉन्फिडेंस का ही तो खेल है। मतलब एक होता है विश्वास और एक होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, है ना। राइट। ये सब फिक्सिंग होती है, सारा कुछ उसको एडजस्ट कर देते हैं, जेब का खर्चा। अच्छा ये बताओ, हर एक क्षेत्र के लिए 5 करोड़ रुपए अगर मिल रहे हैं सांसद को, फिर एक क्षेत्र में कई सारे एमएलए होते हैं, उनको लगभग 2 करोड़ रुपए मिल रहा है।
हर एक क्षेत्र में अगर 7 करोड़ रुपए विकास के लिए मिल रहा है तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? रोडें वैसी ही हैं, व्यवस्था वैसी है, गंदगी वैसी ही फैली हुई है, ये पैसा जा कहाँ रहा है? आजादी के बाद से लगातार एमपी लैट्स में वृद्धि हुई है, तो ये पैसा गया कहाँ विकास वाला? तो वही है, सांसद और विधायक महोदय अपना विकास कर रहे हैं, उसमें सेटिंग है, परसेंटेज वाइज बांट लेते हैं, जेब खर्च के रूप में गिना जाता है इसे, है ना। और मैंने सुना कि मोदी सरकार इसको बढ़ा के 10 करोड़ रुपए करने वाली है। विधायकों का 5 करोड़ होगा और सांसदों का 10 करोड़ होगा और सभी पार्टियां इस पे एक मत हैं। मैंने सुना है कि इसको साउंड मेजॉरिटी से पास करने की तैयारी चल रही है ना। साउंड मेजॉरिटी से मतलब कांग्रेस और ये सब जैसे, ऐसे नहीं ध्वनि मत होता है कि ऐसे टेबल बजा के पास कर दिया। तो इसमें कौन मूर्ख बन रहा है? आम जनता बन रही है ना। ठीक है, विकास के नाम पे तो कुछ है नहीं। खैर, तो हमने कहा कि एक तरीके से एक जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है इसमें कहा गया कि भाई हम क्या करें, एक विलेज फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दें, प्रमोशन ऑफ विलेज फॉरेस्ट्री, एक विलेज फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दें, प्रमोशन करें, जिसको ग्रामीण वानिकी कहते हैं। ग्रामीण वानिकी मतलब विलेज फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दें, विलेज फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दें। फिर ये कहा गया कि फार्म फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दें। अगर भारत में वास्तव में लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है तो आपको फार्म वानिकी के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको विलेज फॉरेस्ट्री के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको सोशल फॉरेस्ट्री के ऊपर काम करना पड़ेगा, सामाजिक वानिकी के ऊपर काम करना पड़ेगा। इस रिपोर्ट में कहा गया कि इस सब का विकास सुनिश्चित करना होगा, प्रमोशन इसका करना होगा और इसको सामाजिक वानिकी नाम दिया गया। फॉरेस्ट्री मतलब वानिकी मतलब उसका प्रमोशन, है ना, इन क्षेत्रों में लगाना होगा, है ना। पॉलिटिशियन तो सारे अमीर ही हो जाएंगे, है ना, और जिस तरीके से ऐशो आराम से रहते हैं उनका तो पूछो ही मत। ठीक है, समझ गए। तो जो सामाजिक वानिकी है, ये जो 3 तरीके की कैटेगरी बताई गई है, तो इसमें क्या होगा कि जो बैरन लैंड्स हैं विलेज वाले में, जो बैरन लैंड्स हैं, जो बंजर भूमि है, बंजर भूमि ध्यान से देख लेना, जो बंजर भूमि है इसको क्या करेंगे, इसको प्रोडक्टिव बनाएंगे, है ना। और एक तरीके से प्रोडक्टिविटी माने प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे, है ना, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे। ध्यान से देखना, इस बंजर भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने का लक्ष्य है। भारत में बंजर भूमि बढ़ती जा रही है ना, तो ध्यान, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ये जो लक्ष्य थे 2011 की वन नीति में थे, और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में विलेज फॉरेस्ट्री का क्या मतलब है, भारत में ग्रामीण वानिकी का क्या मतलब है, तो बंजर भूमि की उत्पादकता में वृद्धि का लक्ष्य है, उत्पादकता वृद्धि का लक्ष्य है। समझ गए, उत्पादकता वृद्धि का लक्ष्य है। ठीक है, ऑलराइट। कौन सा लक्ष्य है? बंजर भूमि की उत्पादकता वृद्धि का लक्ष्य है। किसके अंतर्गत में? विलेज फॉरेस्ट्री के अंतर्गत में। तो इसमें 3 बातें ध्यान देनी है कि 3 बातें क्या क्या? एक, बैरन लैंड्स के ऊपर फोकस किया जाएगा, दूसरा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की बात की जाएगी, है ना, और इसका उद्देश्य ऐसा भी है कि जो लैंडलेस है मार्जिनल फार्मर्स को फायदा पहुंचाना, बेनिफिट टू मार्जिनल फार्मर्स। 3 बातें याद रखोगे, बेनिफिट टू मार्जिनल फार्मर्स याद रहेगा। मार्जिनल फार्मर्स, मार्जिनल मतलब वही जो गरीब किसान है, सीमांत कृषक हैं, सीमांत कृषकों को फायदा। कोई डाउट? 3 बातें, बंजर भूमि को की उत्पादकता, बंजर भूमि को केंद्रित करना, उत्पादकता में उसकी वृद्धि करना और सीमांत कृषकों को लाभ। 3 बातें याद रखना है ग्रामीण वानिकी के अंतर्गत में, है ना।
isn't it? These are the three parameters of village forestry which was foresighted, मतलब इनके बारे में हमने envisaged during the 2011 forest report. समझ गए? ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण मसला है, बंजर भूमि भारत में बढ़ती जा रही है, तो इसको ठीक करना है ना. ठीक है, ठीक है. तो एक तरीके से देखा जाए कि ये क्या है, जैसे मान लो कि इसके अंतर्गत फार्म वानिकी क्या होती है, कि इसके अंतर्गत जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो निशुल्क पेड़ बांटता है, पौधे, है ना. यस जानवी, यू कैन आस्क मी. जो फार्म फॉरेस्ट्री है, यूज कैसे करेंगे आंसर में, दैट इज वेरी ट्रू. अगर मान लो कि आपसे इंटरव्यू में पूछा गया कि भारत में लगातार जो है वन कम होते जा रहे हैं, या भारत में जो टारगेट है क्या ये अचीवेबल है, या भारत में जो वास्तविक वन की स्थिति है उसकी समीक्षा करें और बताएं कि इसके सुधार के उपाय क्या हो सकते हैं. तो अगर आपको ये सब रिपोर्ट पता होगी, ये इससे रोजगार सृजन भी तो होगा ना. इससे भारत में एक्चुअल में सरकार क्या काम कर रही है, ये उसी का डॉक्यूमेंटेशन है ना. वन नीति के संदर्भ में, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में, जैसे आपसे पूछा जाए कि भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार क्या काम कर रही है और अंतर्राष्ट्रीय जो हमने समझौते किए हैं उसको लागू करने में हम कितना प्रतिबद्ध हैं, व्हाट इज लेवल ऑफ आवर कमिटमेंट फॉर द इंटरनेशनल ट्रीटीज, एंड व्हाट आर द वर्क्स अचीवमेंट्स टिल येट वी हैव अचीव्ड. नहीं समझे, है ना. कहाँ क्रॉप्स भी आ जाएगा रीजन के अंतर्गत, क्रॉप्स सब गिन लेंगे, है ना. वो तो और भी कॉमर्शियल रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसको देखती है ना. समझ गए. तो इसका यूज कैसे करेंगे, और इसका प्री में भी यूज होता है, समझ रहे हो. आपने देखा होगा कि जैसे आप यूपीएससी का प्री देख रहे हो तो वहां 2-3 स्टेटमेंट दे देते हैं, लिख देंगे कि विलेज फॉरेस्ट्री मतलब क्या है, कि फ्री में सरकार क्या करेगी, गांव के लोगों को पेड़ देगी और उनको लगाना है. गलत हो गया ना. नीचे स्टेटमेंट दिए होंगे, या सीधे सीधे पूछ लेगा कि विलेज फॉरेस्ट्री रेफर्स टू, क्यों. तो ये इंटरव्यू के लिए भी महत्वपूर्ण है, मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है, कॉन्सेप्ट्स के लिए भी है, और अपना एक समझ भी होना चाहिए इसके ऊपर, है ना. फार्म फॉरेस्ट्री क्या है, कि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स है, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स. इसमें किसानों को क्या करेंगे, इसमें किसानों को निशुल्क पौधे दिए जाते हैं, निशुल्क पौधे का वितरण, पौधों का वितरण, निशुल्क वितरण हो रहा है, ध्यान से सुनना. और इसमें कॉमर्शियल नॉन कॉमर्शियल दोनों होते हैं, है ना. इसमें कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल दोनों होते हैं, मतलब व्यावसायिक फसलें और व्यावसायिक पेड़ और नॉन व्यावसायिक दोनों होते हैं, ना. समझ गए. मतलब इसमें कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल दोनों होंगे. ट्रीज होता है ना कि जिससे लकड़ियां निकाल के हम उसका यूज करते हैं, कॉमर्शियल प्लस नॉन कॉमर्शियल दोनों होते हैं, कॉमर्शियल प्लस नॉन कॉमर्शियल, है ना. विलेज फॉरेस्ट्री में फिर से रिपीट कर रहा हूं, बंजर भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने का लक्ष्य है जिससे कि आम किसानों को फायदा मिले. जमीन उत्पादक होगी तो किसानों को काम मिलेगा. समझ गए. बहुत सारी बंजर खाली जमीन पड़ी रहती है जिसका कोई यूज नहीं करता है. अगर हम उसको यूज में ले लें तो गांव के गरीब किसान को खेती करने की जमीन मिल जाएगी. हमारे लिए फायदा ये होगा कि प्रोड्यूस उगेंगे और आम जनता को बेहतर तरीके से अनाज मिल पाएगा. नहीं. और ये क्या है, फार्म वानिकी. इसमें हाँ, विलेज फॉरेस्ट्री यही है. ग्रामीण वानिकी का मतलब यही है कि इसको क्या करेंगे, इसकी उत्पादकता बढ़ाएंगे, इस बंजर भूमि में पेड़ लगाएंगे, कृषि करेंगे और यही सब करने की कोशिश करेंगे. ठीक है.
इसमें क्या है, फार्म वाले में, हाँ ये 2011 ही लिखा है, दिस वन इज 2011 है ना। अब देखना तो ट्रीज देखो, इसमें वाणिज्यिक फसलों को भी रखते हैं और किसान क्या करता है, फसल लगा देगा या पेड़ लगा देगा। वाणिज्यिक व गैर वाणिज्यिक वृक्षों का वृक्षारोपण, वाणिज्यिक वृक्षारोपण, तो इससे क्या होगा, खाली जमीन पे यूज हो जाएगा, जहां जहां उसकी खाली जमीन होगी सरकार दे रही है इसको लगाओ, है ना। ऑल राइट, ठीक है, ऑल राइट निधि, नॉट एन इश्यू। वाणिज्यिक व गैर वाणिज्यिक वृक्षारोपण की हम उसका यूज करते हैं, कॉमर्शियल प्लस नो होता है। अगर हम उसको यूज, हाँ ये 2011 ही लिखा है, दिस वन इज वृक्षारोपण, वाणिज्यिक रोपण की, होते हैं ना, समझ गए। मतलब तरीके से अनाज में फसलों को भी रखते हैं। फार्म फॉरेस्ट्री में ही है ये भी, जो मैं ये कह रहा हूं, ये जो मैंने लिखा हुआ है। कॉमर्शियल मतलब कि जिसका हम पेड़ निकाल सके, फर्नीचर उद्योग में उपयोग कर सके, है ना। और एक होता है जैसे नीम का पेड़ लगा लिया, बबूल का पेड़ लगा लिया, कुछ तो लगा लो अपनी खाली जमीन पे, सरकार बांट रही है, कुछ तो लगा लो किसानों को, है ना। ये फॉर्म फॉरेस्ट्री का हिस्सा है, फॉर्म फॉरेस्ट्री का हिस्सा है, समझ गए। अब याद रखना, विलेज फॉरेस्ट्री मतलब बैरन लैंड्स के ऊपर पेड़ लगाना और वहां की जमीन को उपजाऊ बनाना। फार्म फॉरेस्ट्री का मतलब है कि खाली तरीके से किसानों को सरकार फसल पौधा बांट रही है कि वो अपनी जमीन पे लगाएं, है ना, वो अपनी जमीन पे लगाएं। क्लियर है? समझ गए? है ना। ठीक है, और एक अंतिम बात जिसको हम करके ये क्लास एंड करेंगे, और वो है सोशल फॉरेस्ट्री। एक है सोशल फॉरेस्ट्री, एक अंतिम बात, सामाजिक वानिकी। सोशल फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री को हम दो तरीके से देखते हैं। एक तो विलेज फॉरेस्ट्री जो मैंने बता दिया, इसी के ब्रांच है ये। विलेज फॉरेस्ट्री किसकी ब्रांच है? इट्स अ ब्रांच ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री, इसी की एक ब्रांच है ना, इसी की एक ब्रांच है, इसी की एक ब्रांच है, इसी की एक ब्रांच है, ठीक है। और दूसरा है एक तरीके से सिटी फॉरेस्ट्री या अर्बन फॉरेस्ट्री, है ना। ग्रामीण वानिकी और शहरी वानिकी, अर्बन फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री। याद रखना इसके दो ब्रांचेस हैं, विलेज फॉरेस्ट्री और अर्बन फॉरेस्ट्री, है ना। ऑल राइट। शहरी वानिकी ध्यान से देखना, इसको लेके बहुत हम भयंकर कंफ्यूज होते हैं, ये है क्या। विलेज फॉरेस्ट्री ये तो बता दिया मैंने, और अर्बन फॉरेस्ट्री क्या है? शहरों में पेड़ पौधों को लगाना, है ना।
जैसे आपने देखा होगा कि आप रोड से गुजर रहे हो या रेलवे की कोई प्लॉट खाली पड़ी है या किसी ऑफिस के बाहर, जो पब्लिक ऑफिस है उसके बाहर लगा देना, देखा आपने? जो सरकारी ऑफिस है उसमें पेड़ पौधे लगा देना, रेलवे में लगा देना, रोड पे लगा देना, कोर्ट्स के अंदर में लगा देना, है ना, जो न्यायालय है उसके समक्ष लगा देना, या कोई भी सरकारी जैसे कुछ पार्क है उसके अंदर में पेड़ पौधे लगा देना, इजंट इट? इसको किस लेवल पे गिनते हैं? अर्बन फॉरेस्ट्री। आर यू गेटिंग? अर्बन फॉरेस्ट्री क्या कहते हैं इसे? अर्बन फॉरेस्ट्री, है ना, समझ गए? इसको कहते हैं सोशल फॉरेस्ट्री। मतलब ये दोनों को मिला दोगे, ये दोनों को मिला दोगे तो ये शहरी वानिकी का हिस्सा है। और ये क्या है? ब्रांचेज है। ये भी एक ब्रांच है शहरी, ये सामाजिक वानिकी की, क्योंकि इसमें व्यापक स्तर पे वृक्ष लगाए जा रहे हैं। ठीक है, सामाजिक वानिकी, इस पे व्यापक स्तर पे वृक्ष लगाए जा रहे हैं, है ना? क्लियर है? और अगर मैं कहूं कि अगर इसका तीसरा जो ब्रांच है वो है फार्म फॉरेस्ट्री। फार्म फॉरेस्ट्री, अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान से सुनना, अगर आपसे पूछा जाए कि सोशल फॉरेस्ट्री क्या है तो बताने की स्थिति में हो? आर यू कनेक्ट विथ दिस आइडिया? व्हाट इज सोशल फॉरेस्ट्री? बता सकते हो? सोशल फॉरेस्ट्री कंप्राइजिंग दीज थ्री ब्रांचेस, विलेज फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री। अब तो लग रहा है बता लोगे, है ना? अगर आपसे पूछा जाए कि सामाजिक वानिकी क्या है तो समाज के व्यापक हिस्से में वृक्षारोपण की परियोजना है, जो विलेज फॉरेस्ट्री के रूप में दिखती है, अर्बन फॉरेस्ट्री के रूप में दिखती है और फार्म फॉरेस्ट्री के रूप में दिखती है। ऑल राइट, गॉट इट? ठीक है, तो आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस आइडिया। ठीक है, चलो, तो इसी को अब हम यहाँ पे एंड करेंगे और कल एग्जैक्टली भारत के क्षेत्रों को देखेंगे कि कहां कहां पे किस तरीके के वन हैं और वहां किस तरीके के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली कल इस सेगमेंट का ये जो वेजिटेशन होगा इसका लास्ट पार्ट होगा, लास्ट पार्ट ऑफ द वेजिटेशन, और जिसमें हम एग्जैक्टली मैप के माध्यम से देखेंगे कि कहां कहां पे क्या क्या चीजें दिखाई देना। ऑल राइट, नमस्कार, टेक केयर योरसेल्फ।